जंग बंदी तो हो गई, लेकिन मेरा असल सवाल यह है कि इस जंग का मकसद क्या था। जैसे कि अगर पहलगाम की स्टोरी को देखा जाए आज से 4 महीने पहले, तो उसका एक तनाजुर नजर आता है पाकिस्तान और भारत की सियासत का। लेकिन अगर अफगानिस्तान के साथ हमारा तनाजा देखा जाए, तो उसका हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता कि ये जो औरंगजेई में वाकया हुआ, जिसको कहा जा रहा है कि इट लेड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, वो औरंगजेई का वाकया तालिबान को इस पॉइंट पे या इस वक्त में करने की जरूरत क्यों पेश आई। अब पाकिस्तान में एक तबका वो है जो कहता है कि ये पहलगाम की ही आगे नेक्स्ट स्टोरी है, क्योंकि ये शायद इसके पीछे कोई भारतीय हाथ है। चंद लोग कहते हैं कि कोई शायद पीछे कोई अंडरहैंड ऐसा तालिबान के साथ हुकूमत पाकिस्तान के मामला चल रहे थे जो कि अभी सरफेस पे नहीं आ सके। तो असल तो सवाल यह है कि अगर हमने कोई पायदार हल इस मसले का निकालना है, तो ये बात जानना बहुत ज्यादा अहम है मोहसिन भाई, कि ये मसला इन द फर्स्ट प्लेस तालिबान, जो कि 2021 में आप जानते हैं कि हमारे माजी के एक आईएसआई के चीफ थे, वो वहां गए, उन्होंने हुकूमत इस्टेब्लिश की। पाकिस्तान में ये बातें बारहा होती हैं कि 90s में ये पाकिस्तान की उस वक्त की एक हुकूमत थी जिन्होंने ये पूरा फैक्शन, जिसको आज आप तालिबान कहते हैं, ना सिर्फ इनको बनाया, इनको 96 में अफगानिस्तान में इंस्टॉल भी किया गया। तो असल सवाल यह है कि ये तो पाकिस्तान के, इन पे इल्जाम लगाया जाता था कि ये पाकिस्तान की वफादार फोर्स है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के नायब हैं अफगानिस्तान में। अमेरिका पाकिस्तान सबसे के बच्चे ज्यादा हैं। नाला ही पाकिस्तान से इस बात पे है कि भाई हम इनको ओवर द ईयर सपोर्ट करते रहे हैं, और हमने एक ये डुअलिटी रखी है अपनी पॉलिसी में कि मीठा मीठा हब हब और कड़वा कड़वा थू थू हम अमेरिका के साथ करते रहे। कि एक तरफ हम हक्कानी नेटवर्क और तहरीके तालिबान पाकिस्तान से लड़ते रहे, लेकिन अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करते रहे। फिर 2021 के अगस्त में अमेरिका का इनखला हुआ, और उसके बाद भी आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ बड़े करीबी ताल्लुक इस्तवार कर लिए तालिबान ने। तो अब ऐसा क्या हुआ, ये असल सवाल हमें जानने की जरूरत है। दूसरी बात, दूसरी दलील भाई मैं इसमें सामने मतलब इसमें मौसम। आपको क्या लगता है? जी। मुझे बताया ना, इसमें क्या लगता है, ऐसा है क्या जो आप खुद ही सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या है कि ये इशू अभी बनाया गया? तो इस पे मुझे बताइए क्या हो सकता है। इसका आप खुद एड्रेस कर देना। देखिए मोहसिन भाई, उसमें एक तो पाकिस्तान में, आप मुझसे पूछ रहे हैं लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक तो एक सियासी रीजन भी इसका दिया जाता है कि मुख्तलिफ मौक़ों में पाकिस्तान में हर 3 साल बाद एक मौका आता है। हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त तो उसको साइड करते हैं कि वो चूंकि वक्त इस वक्त आन पड़ा था, तो ये एक पहलगाम के बाद एक एक कंटिन्यूइंग रेलेवेंस बनाने की जरूरत थी पाकिस्तान के एक इदारे की, कि वो पॉलिटिकली रेलेवेंट रहे। एक तो वजह ये इसकी साइड की जाती है। दूसरी वजह इसमें वाकई एक भारतीय हाथ भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम से भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान ने माजी में अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया। 1970s में भुट्टो साहब पे ये इल्ज़ाम रखता रहा कि अफगानिस्तान में हुकूमतों को वो तलपट भी करते रहे, और उन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे प्रॉक्सी वॉर्स की अफगानिस्तान में, जब से ये रीजन जो है बहुत वॉलेटाइल हो गया। तो आज जानते हैं आपके भारत के इस बड़े करीबी ताल्लुक उन्होंने इस्तवार किए हैं अफगानिस्तान के साथ, और कहा जा रहा है कि जो अफगानिस्तान ने हमारे साथ क्रिकेट सस्पेंड की है, वो भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कहने पे सस्पेंड की गई है। तो उसके भी ताने बाने जोड़े जा सकते हैं कि भारतीय हाथ भी इसमें हो सकता है। पहलगाम का बदला भी आप इसको समझ सकते हैं, या भारत अब चूंकि एक वन ऑन वन कन्फ्रंटेशन या बायलैटरल कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता, तो उन्होंने एक ये बैक डोर से, हमारे पाकिस्तान के बैकयार्ड से शायद उन्होंने पाकिस्तान में एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की है थ्रू अफगानिस्तान। तो ये भी उस तनाजुर में भी इसको देखा जा सकता है। जी। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये सारे मुज़ाकरात दोहा में ही क्यों होते हैं तालिबान के साथ। पहला तो ये सवाल है। सऊदी से भी अगर पूछें, उनके भी कतर के साथ इश्यूज हैं। इसराइल तो कहता है कि हमारे इस रीजन में जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक छोटा सा मुल्क सारी शरारत और इंतशार कतर फैलाता है। माजी में आप जानते हैं कि दोहा में तालिबान का दफ्तर अमेरिका ने खुद खुलवाया और कहा कि यहाँ पे तालिबान का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होगा और इनसे मुज़ाकरात होंगे। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि दोहा का इसमें क्या रोल है। तालिबान जब भी पूरी दुनिया में इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो कतरी उनको बुलाते हैं, और वो कतरियों की बात फौरन सुन लेते हैं। दूसरी सर बात ये कि एक ये भी कंसर्न जो कि खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, आई थिंक वो भी इस बहस के अंदर एक अहम जुज है। वो ये कि उस दिन मैं कुछ दोस्तों को केपी में सुन रहा था, और विद इन केपी एक डिबेट अयाज साहब इस पर छिड़ी हुई है बिटवीन पीटीआई
और चंद ऐसी केपी के अंदर फोर्सेस जिसमें सहाफी बरादरी भी शामिल है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शामिल हैं, जो कि नेचुरली आप जानते हैं कि उनमें से एक लार्ज मेजोरिटी उन लोगों की है जो लिबरल्स हैं, जो कि किसी किस्म के भी इस्लामाइजेशन या तालिबान की प्रेजेंस को वहां पे बर्दाश्त नहीं करते। ना सिर्फ आप, जिस तरह की फोर्स आप जानते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी भी रही है, उन्होंने जानों के नजराने भी दिए। तो उनके साथ जो कुछ अलाइंड सहाफी दोस्त हैं, उन्होंने ये सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, और मैंने मुख्तलिफ आर्टिकल्स और उसमें चीजें देखी, आपकी भी शायद नजरों से गुजरा होगा, कि वो सब लोग ये कहते हैं कि चूंकि तहरीक इंसाफ के दौर में, क्योंकि पीटीआई वाले ये पूछ रहे थे कि भाई ये रीसरफेस क्यों हुआ इस वक्त में, हमारे दौर में तो ये अटैक नहीं हो रहे थे, तो वो कहते हैं कि चूंकि पीटीआई ने एक तो 8 साढ़े 8 हजार लोगों को लिया, तालिबान के लोग पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके आए 2021 के फौरन बाद, जब अमेरिका वहां से चला गया, और उससे कुछ पहले भी। उसके बाद दूसरी सिचुएशन ये हुई कि पीटीआई के दौर में उनको इम्यूनिटी हासिल थी, क्योंकि हुकूमत उनके ऊपर अटैक कर ही नहीं रही थी या क्रैकडाउन कर ही नहीं रही थी, कि मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, टीटीपी की। तो पिछले 1.5 साल में चूंकि उन पे दोबारा अटैक शुरू हुए, तो वो अफगानिस्तान गए और काबुल हुकूमत से उन्होंने दोबारा तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने सपोर्ट मांगनी शुरू की कि भाई पाकिस्तान हुकूमत ने हम पे क्रैकडाउन शुरू किया, तो आइए हमारी मदद को। और जब वो मदद को आए, तो एक ये नया कॉन्फ्लिक्ट पिछले साल 1.5 साल में दोबारा पनपना शुरू हो गया हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान और फौज के दरमियान और टीटीपी के दरमियान। तो वहां पे जो लिबरल लोग हैं केपी में, उन सबका अब ये कहना है कि भाई आपके दौर में वो खामोश इसलिए नहीं बैठे थे कि सिक्योरिटी बड़ी अच्छी थी या आप गवर्नेंस बहुत अच्छी कर रहे थे, वो खामोश इसलिए बैठे थे कि आप उन पे हमला करते ही नहीं थे, अटैक करते ही नहीं थे, हुकूमत की साइड से कोई क्रैकडाउन था ही नहीं, बल्कि आप उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से वो जितने माजी में स्ट्रांग थे उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गए तहरीक इंसाफ के 4 साल में। जिसको नेचुरली पीटीआई की गवर्नमेंट इस बात को डिनाई करती है, लेकिन हम जानते हैं कि खान साहब माजी में तहरीक तालिबान और इन सब के बारे में एटलीस्ट ये कहते रहे हैं कि हमें इनसे बात करनी चाहिए। फिर आप जानते हैं कि केपी में कुछ मदरसों की फंडिंग बढ़ाई गई, जिस पे बड़ी रिपोर्टिंग हुई पीटीआई के दौर में। तो एक शाखसाना इसका बहरहाल ये भी है कि शायद हुकूमत ने टीटीपी पे अब क्रैकडाउन ज्यादा शुरू किया पिछले साल 1.5 साल में, जिसका उनकी तरफ से अब ये रिटेलिएशन आनी शुरू हुई, जो कि नजर आई हमें औरंगजेई में, और फिर उसके बाद ये फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जी। मतलब इसमें एक और चीज ऐड कर लें। आपने तरीके इंसाफ का जिक्र किया है, खान साहब का जिक्र किया है, तो खान साहब ना ये जब से पाक अफगान इशू हुआ है, तब से खान साहब जेल में 2 दफा बैठ के ये कह चुके हैं कि मुझे पेरोल पे रिहा किया जाए, मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला हल कर लूंगा। एक दफा कहा, दूसरी दफा फिर दूसरे दिन कहा। तो खान साहब के पास क्या ऐसी चीज है जो खान साहब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2 दफा ये चीज कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को मैं हल कर लूंगा, मुझे जरा पेरोल पे रिहा करो? ये क्या मामला है? खान साहब के पास एक ऐसी चीज नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उनके पास। तो वो मेरा ख्याल है इसमें तो मोहसिन भाई कोई शक नहीं है कि खान साहब देखें, खान साहब एक पॉपुलर लीडर तो हैं इस वक्त, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनकी हम उन पे हम तनकीद जरूर कर सकते हैं, इज अ पॉपुलर लीडर। और पॉपुलर लीडर्स के पास ना एक बहुत बड़ी, जिसको हम कहते हैं ना, लिजिटिमेसी की एक ताकत होती है। एक वो लिजिटिमेसी वो पब्लिक से भी ड्रॉ करते हैं, वो लिजिटिमेसी वो अपनी जमात से भी ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद खान साहब की तो इस पर आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर मुंह से निकली हुई बात एक हदीस की हैसियत रखती है उनकी जमात के लिए, एक वो कल्ट लीडर भी बन चुके हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो बेशक वो जेल में है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं होगी कि पाकिस्तान के अगर टॉप 3 ताकतवर लोगों का अगर हम इस वक्त लिस्ट बनाएं, तो खान साहब उसमें अगर नंबर 1 पे नहीं होंगे तो उन टॉप 3 का हिस्सा जरूर होंगे मेरे लिए। तो इसलिए वो बात उनसे कर नंबर सकते वन हैं। पे तो और फील्ड दूसरी मार्शल बात आ यह गया। कि मरासिम तो उनके बहरहाल इस सारे लोगों से बहुत पुराने हैं, और इसीलिए केपी की अंदर पीटीआई की जितने अरसे से हुकूमत थी, एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने में आया मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इन सब अटैक्स में या टीटीपी की एक्टिविटीज में। और जैसे ही वो पीटीआई की हुकूमत गई, तो अब टीटीपी की एक्टिविटीज में हमें दोबारा इजाफा देखने में आ रहा है। और एक उसमें बड़ा कंसर्न, मैं वसूख से तो नहीं कह सकता क्योंकि ये कोई उस तरह से ऑफिशियल प्रूवन कोई एलिगेशन तो नहीं है, लेकिन एक इल्जाम जो उस वक्त नए सीएम उन्होंने नॉमिनेट किए हैं उन पे भी ये इल्जाम है कि उनके टीटीपी के साथ अगर मरासिम नहीं रहे तो वो सिंपथाइजर जरूर हैं तालिबान के। और इस वक्त में इमरान खान साहब का गंडापुर साहब को चलता करना और उनकी जगह इनको लाना, उसकी एक बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है। और यही सवाल बेसिकली मैं उठाना चाहता हूं कि ये एक ही दिन, मैंने ट्विटर पे उस दिन लिखा अयाज साहब कि ये क्या क्या ये कोई हुस्न इत्तफाक है कि उसी दिन पंजाब में टीएल जो हमारी वो टीएलपी है, उसने उसी दिन आर्म्स उठा लिए स्टेट के अगेंस्ट, एक पुलिस वाले को शहीद कर दिया। और उसी दिन
जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई, और ये सब वाकयात, और फिर केपी का सीएम भी उन्हीं दिनों में बदला गया। तो ये एक हफ्ते में ये सारे वाकयात, क्या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है, या देर इज अ पैटर्न, और देर इज अ, देर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस?